हरिओम। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं पंकज। अपनी इस कक्षा यानी टेट संस्कृत विषय को लेकर के, और इसके पहले की जो हमारी कक्षा चली है वो हिंदी साहित्य की चली है, और हमारी सुजीत सर ने आपको पढ़ाया होगा। और साथियों क्योंकि देखिए एकदम 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये कक्षाएं निरंतर चल रही हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। तो साथियों जुड़ चुके हैं तो हमें आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी आवाज हमारे तक आ रही है, हमारी या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, और आपका कमेंट मेरे तक आ रहा है। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा एक बार, और जानने के बाद हम तत्काल अपने अपने उसी स्पीड से अपने उसका कक्षा को करेंगे हम लोग। और देखते हैं साथियों, आप जुड़ चुके हैं हमसे, और हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है हाँ, तो साथी आइए जुड़ जाइए और हमें बताइए कि वास्तव में आपकी जो है हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है साथियों, तो फिर शुरू करते हैं अपने इस आज की कक्षा को। और हमारी जो कक्षा है ये निश्चित रूप से आपके लिए उपादेय होगा, ऐसा मेरा मानना है। और संस्कृत विषय से जुड़ने वाले जो छात्र हैं उनका हम अभिवादन करते हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं आज की कक्षा को, और शुरू करेंगे हम लोग टेट, यानी जो हमारी टेट की कक्षा चल रही है। और टेट की कक्षा में मिलने वाले जो सवाल हैं वो आपको मिलने जा रहे हैं। हम अपने पेन की तलाश में हैं कि अपनी पेन उठाएं और इसके बाद हम आगे के कार्यक्रम को गति दें। ये हमारा उद्देश्य साथियों है, ठीक है। आइए, हाँ आइए तो चलते हैं। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में शुरू करेंगे अपने इस सवाल और जवाब को। तो साथियों हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। आपने मुझे कमेंट तो आपने नहीं किया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं अगर आपने कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा है कि मौनो स्वीकार लक्षणम। तो किसी बात का अगर आप जवाब न दीजिए तो मान लिया जाता है कि आपने जवाब दे दिया है, ऐसा प्रायः होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है भाई। साथियों ये यूपी टेट एग्जामिनेशन 26 का संस्कृत विषय चल रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस चल रहा है, सवाल भी चल रहे हैं। और सवाल के साथ साथ आपको जो उसमें देखिए हमारे बैच के हमारे धुरंधर हैं, हमारे हिंदी साहित्य के हैं सर हैं, और ये हमको आप देख ही रहे हैं, सीडीपी वाले सर हैं, साइंस वाले सर हैं, मैथ वाले सर हैं, सारे लोग हैं, ईवीएस वाले सर हैं। आप सारे लोगों को आपने देखा, और हम लोग अपने इस कक्षा की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं साथियों। तो आइए जुड़ जाइए जल्दी से, और हम लोग सवाल और जवाब लेके आते हैं। और जल्दी से आपके सवाल और जवाब हम चाहेंगे कि आप हमें जवाब दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। और आपके सामने साथियों हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए हमारा बैच, और सवाल देखिए हमारा क्या है। आज का सवाल हम देखेंगे, और सवाल देखने के बाद ये हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत हमारी 16 नंबर, कल हम लोगों ने सवाल कहाँ तक किए थे, ये हमें थोड़ा सा एक बार मेमोराइज करना है कि सवाल कौन था कल हमारा सवाल यहाँ 55 था कि संस्कृत में 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं। आपको हमने बताया था कि आपने अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे यहाँ छात्र जो पढ़ने वाले छात्र हैं इसमें ढेर सारे छात्र होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, एग्रीकल्चर साइंस के होंगे, कॉमर्स के होंगे, और मतलब हर स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे होंगे। तो साथियों आप सबका ध्यान रखते हुए ये हम आज प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर बात को हम बता सके। तो साथियों आइए देखते हैं कि 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे। आपको हमने कल बताया था 55 को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। 50 एक तरफ, हाँ 50 एक तरफ था, और हाँ 50 हमारा एक तरफ था, और ये बातें थी 50। हमने आपको बताया था कि 50 और यहाँ 5 इसी तरह जोड़ना होता है। 5 को पंच कहते हैं, यहाँ है आधा पंच, अब 50 पंचा। देखिए संस्कृत विषय में कुछ जो है शब्दावलियां होती है, ठीक है। ये हलंत है, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, हलंत। इसका बड़ा अर्थ होता है वो भी बताएंगे कि हलंत काहे लगता है भाई, कोई तो प्रयोजन होगा भाई। इसे हमारे भाषा में का के बाद खा ही क्यों है, का के बाद टा क्यों नहीं हो गया, ठीक है। का होता इसके बाद टा हो गया होता, क्यों आखिर है, कोई तो बड़ा कारण होगा, कोई तो बात रही होगी, ठीक है। तो का के बाद खा ही क्यों है, का के बाद टा क्यों नहीं है। अरे भाई पहले हो गया होता, मान लीजिए हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं कि या पहले हो गया होता या, इसके बाद आता आ, इसके बाद आता फा, ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण था साथियों, वो सारी चर्चाएं हम आपसे करेंगे समय रहते। अभी जो हमको चर्चा करनी है वो 50 की करनी है। ये पंच हो गया, ये 50 हो गया, तो पंच 50 कहाँ मिल रहा है। अब इसको पंच करिए, पंच माने मारना नहीं, वो पंच वाला पंच, यहाँ पंच, इसके बाद 50, ठीक है। तो पंच 50 हो गया भाई, एक साथ आपने जोड़ा 55, इसको कह दिया हम, ठीक है।
तो अंग्रेजी वाला पंच नहीं है, ये पंच माने 5 है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जवाब हमें मिल गया था बी ऑप्शन। कल ये सवाल कल हो गया था। एक बार हमने सोचा कि आपको एक बार गिनती से शुरू करें, गिनती पहाड़ा शुरू होगा क्योंकि आपको पढ़ाना प्राइमरी में। ये जो टेट है, टेट हमारा 1 से लेकर 5वीं तक की ये जो कक्षा चल रही है, इसमें साथियों क्या है कि आपको बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन की जो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, और बहुत महंगी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि कोई भी छोटे बच्चों को तैयार करना बड़े बच्चों से ज्यादा कठिन होता है। उनको पढ़ाना, उनको तैयार करना, उनको समझाना, हर बात। आपके कमेंट हम देखना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट क्या कर रहे हैं। अगर कमेंट हमें आप कर रहे हैं, थोड़ा सा हम देख पाए कि हाँ आपने कमेंट हमें क्या किया है। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति, कृषि मत के कृति, अब कई लोगों को समस्या होगी हमारी कृति क्या होती है ना, सबको तो नहीं होगी, कुछ छात्रों को कि कृति माने रचना। ठीक है, रचना, रचना माने जैसे किसी कविता, किसी का उपन्यास, किसी का, तो रचना होता है। ठीक है, बुक, किताब, कौन सी किताब किसने लिखा है, रचना वही है। ठीक है, कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है, यानी 3 है और 1 नहीं है। इसमें कालिदास की इसमें 4 रचनाओं में से 3 रचनाएं हैं। जब ऐसा सवाल पूछे कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है, विरचित माने रचित, उनके द्वारा लिखित, रचित या लिखित, उसको विरचित कर दिया है। ये तब देखिए यही सब भाषा का हमारे महत्व है कि एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, महत्वपूर्ण। विरचित, ठीक है, रचित है उसमें वी लगा दिया, वी उपसर्ग लगा दिया, विरचित माने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ, तो विरचित हो गया। सुरचित, अच्छी तरह से लिखा हुआ, सारी चीजें वही, एक ही अर्थ सब है। विरचित एक ही अर्थ है, उसका अर्थ रचित भी होता है, उसका अर्थ लिखित भी होता है। लिखित माने किसके द्वारा लिखित है। तो महाकवि कालिदास विरचित नहीं है पूछ रहा है ये सवाल, यानी एक कोई विकल्प नहीं होगा, 3 सवाल तो महाकवि कालिदास का होगा ही होगा, यानी 3 विकल्प तो सही होगा, एक विकल्प गलत होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम ये तो है भाई, विक्रमोर्वशीयम ये भी है, उर्भंगम, मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की रचना है, उर्भंगम नहीं है। उर्भंगम किसकी रचना है, महाकवि भास की, नाटककार भास की। किसकी है, नाटककार भास की रचना है ये। कौन है, नाटककार भास है। बहुत सबसे पुराने, इनकी एक बात और लिखिए, सबसे संस्कृत साहित्य में सबसे पुराने नाटककार हैं, सबसे पुराने नाटककार, ड्रामेटिस्ट। ठीक है, सबसे पुराने नाटककार हैं भास। इनकी 3-4 रचनाएं हो, याद रख लीजिएगा साथियों। लगे हाथ ये भी आपको मैं बता दूं, अगर आप भास के बारे में कोई बात और पूछी जा सकती है। अब बात में ये मत कहिएगा आप कि सर आपने लिखते समय ये नहीं बताया था और पेपर में छप गया, आपने बताया नहीं, हम ध्यान भी नहीं दिए। साथियों बताना चाहता हूं, भास के नाटक और कौन जो पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी और पेन अपने सामने रखिए, जो मैं कह रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा। साथियों, पढ़ने को तो मैं रोज 30-40 सवाल 50 सवाल पढ़ डालूं, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। और जब आप पढ़ के जाएंगे, परीक्षा देंगे, अगर आपके पल्ले नहीं पढ़ा है तो सवाल को अगर आप सही नहीं कर पाएंगे तो खाली घर आएंगे बैठ के कि मारा सब चौपटे कर दिया, पढ़ाया लेकिन को आया नहीं, समझ में भी नहीं आया। आपको बताने का साथियों मेरा प्रयास ये है कि आप टेट में परीक्षा में बैठिए, आप पर्याप्त सम्मानजनक अंक प्राप्त करके आप उत्तीर्ण करिए, ताकि मार्कशीट को आप किसी को दिखाइए कि देखो 125 सवाल, 130 सवाल, 120 सवाल, 110 सवाल, मतलब 100 से नीचे कोई बात नहीं। तो यही बात है। भास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं भाई, आइए देख लेते हैं। इनकी एक रचना क्या है, प्रतिज्ञा यौगंध नारायण, प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। प्रतिज्ञा यौगंध नारायणम। दूसरी रचना कौन सी इनकी और है, स्वप्न वासव दत्तम, जो पूछा जाता है आपसे, स्वप्न वासव दत्ता, दत्ता है दत्तम, कुछ भी पूछेगा आपसे। तीसरा प्रतिमा नाटकम, प्रतिमा, प्रतिमा नाटकम, ठीक है, प्रतिमा नाटकम। ये 3 रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, इसको याद रखिएगा। और एक रचना उर्भंगम तो है ये भी याद रखिएगा, उर्भंगम। चौथा ये भी लिख लीजिए, किसकी रचना है ये, उर्भंगम, भंग
अंगामे गा और यामा उर्भंगम। इतनी रचनाएं आपको एक साथ रट लेनी है, याद कर लेनी है, आपके लिए अच्छा रहेगा साथियों। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ये मालविका की किसका है? ये कालिदास की रचना है। किसकी है ये? कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है, महाकवि कालिदास की रचना है। आपसे बार बार जब भी पूछा जाएगा तो मैक्सिमम यही पूछा जाएगा आपसे, अभिज्ञान शाकुंतलम। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल का जवाब यहाँ पे केवल और केवल एक ही है। वो कौन सा जवाब है इसका है साथियों? ये है उर्भंगम। ये कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? ये महाकवि भास की रचना है। क्या उर्भंगम भास की रचना है? बाकी ये दोनों और ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं भाई अगला सवाल। श्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? आया ना सवाल आपके सामने? ये सवाल आपके सामने साथियों आ चुका है और इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर हमें आप जवाब दीजिए साथियों। और हमें अच्छा लगेगा कि हमारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं। और आपको मैं साथियों बताना चाहता हूं कि आपकी जो परीक्षा होने जा रही है, आपका जो विज्ञापन आने वाला है, वो विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाला है। मार्च के अंतिम तक आपके टेट का विज्ञापन आ जाएगा और वो परीक्षा बिल्कुल नियत समय पे होने जा रही है। और अगर आप सही समय पे जगे हैं तभी साथियों आपका कोई न कोई अच्छा परिणाम दिखेगा, और नहीं तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं। श्री शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन श्री श्रियौ श्रिय है। क्या रूप बनता है? श्री शब्द है श्री। श्री मतलब लक्ष्मी। श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है श्री। क्या शब्द है? श्री। श्री माने लक्ष्मी। श्री का मतलब क्या है? श्री किसको कहा गया है? लक्ष्मी को कहा गया है। और ये रूप कैसा है? ईकारांत है, यानी बड़ा ई। ईकारांत है। ईकारांत क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये चीजें पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानते रहिए। जैसे श्री चलता है, जैसे श्री चलेगा वैसे स्त्री चलेगा। ऐसे स्त्री शब्द है ना, ये स्त्री, वैसे श्री। दोनों लोग रूप बराबर चलेंगे। ठीक है, दोनों ग्रुप बराबर चलेंगे। पूछा आपसे क्या है साथियों? आपसे पूछा उसने क्या है? पूछा है साथियों श्री। हम आपके कमेंट थोड़ा देखना चाहेंगे। श्री शब्द की पूछ रहा है कि श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। एक तो प्रथमा विभक्ति पूछ रहा है, दूसरे एक वचन पूछ रहा है। श्री स्त्रिय श्रिय रूप बनता है। क्या बनता है? श्री। हाँ, यहाँ रूप क्या बनेगा साथियों? देखिए आपको बता रहा हूं कि ये रूप क्या बनेगा। श्री श्रिय श्रिय है। श्री श्री श्रिय श्री श्रियौ श्रियः, ये बन गया ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये प्रथमा का रूप है। किसका है ये? प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो श्री श्रियौ श्रियः, श्री श्रियौ श्रियः। स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, स्त्री का रूप चलता है। स्त्री स्त्री स्त्रियौ स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः। ठीक, जैसे श्री का चलेगा वैसे स्त्री का चलेगा। मोटी मोटा कहने का मेरा मतलब यही था। जैसे श्री का रूप चलेगा साथियों, वैसे ही स्त्री का रूप चलेगा। तो पूछा है श्री शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन। श्री शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एक वचन यहां है इसके नीचे, और प्रथमा यहां है। तो श्री कहां है? चारों विकल्प में से सुनिए। श्री, श्रियः, श्रियम, श्रियाम। देखिए बिल्कुल दिया है, यहाँ श्रिय भी दिया है, लेकिन ये क्या है? ये बहुवचन के नीचे है, नहीं लिखा हो ये बहुवचन। ये द्विवचन, एक वचन, यानी बहुवचन के नीचे वाला श्रिय बनेगा, द्विवचन के नीचे वाला श्रियौ बनेगा, एक वचन के नीचे वाला श्री बनेगा। यानी बड़ी जो बड़ी इकारांत है वो यहाँ पे श्री बनेगा साथियों। आपको हम बताना चाहते हैं श्री श्रियौ श्रिय बनता है। श्री माने लक्ष्मी, वैसे स्त्री स्त्रियो स्त्रिय। आपको हम बताएंगे जैसे श्री चलेगा वैसे स्त्री चलेगा। ठीक है, जैसे श्री चलेगा वैसे स्त्री चलेगा, वैसे नदी चलेगा, नदी नद्यौ नद्यः, श्री श्रियौ श्रियः, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, नदी नद्यौ नद्यः। आपको रूप इसी तरह के मिलेंगे साथियों। आप आइए, आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको हम जब थ्योरी की कक्षाएं पढ़ाएंगे तब आपको हम एक दिन रूप पढ़ाएंगे। रूप में क्या क्या टिक हो सकता है। जैसे आपको अगर स्त्री का रूप चलाने आ गया, स्त्री का,
चाहे स्त्री स्त्रियों स्त्रियां चलाने आपको आ गया, मान लीजिए यही आपका रूप आ गया। आपको श्री नहीं आता है, मान लीजिए श्री नहीं आता है, आप स्त्री हैं तो स्त्री का अगर रूप आप चला लिए, जैसे स्त्री का रूप कैसे चलेगा, स्त्री स्त्रियौ स्त्रिया, यहाँ पे औ की मात्रा, ये स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, एकदम इसी से मिलता जुलता एक रूप और आपका बनेगा, वो क्या बनेगा, श्री स्त्रियो स्त्रियः, श्री, हाँ यहाँ एक जो है विसर्ग थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यह बस, और स्त्री स्त्रियो श्री स्त्रियो श्री स्त्रियो श्री स्त्रियो श्रियः। अब आप बताइए कहां अंतर है, स्त्रियः श्रियः, स्त्रियो स्त्रियो श्रियो स्त्री श्री, बात खत्म। वैसे नदी नदी नद्यौ नद्यः, नदी का रूप ऐसे चलेगा। तो साथियों यही सब आपको देखने की यहाँ पे बात है। आइए आगे देखते हैं। अहम शिशु पश्यामी को कर्मवाच्य में, अब आपको खास बात क्या है यहाँ पे देखिए, ये सवाल आपसे पूछ रहा है वाच्य परिवर्तन, ये वाच्य परिवर्तन, ठीक है, ये वाच्य परिवर्तन आपको पूछा जा रहा है। ये कहां कहां मिलता है, ये आपको हिंदी में भी मिला होगा, आपको संस्कृत में भी मिल रहा है। इसीलिए कहता हूं साथियों कि केवल हम संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, आपको हम हिंदी भी पढ़ाते हैं। अगर आप कायदे से देख रहे होंगे तो हम आपको हिंदी भी पढ़ाते हैं साथियों। तो वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रायः आपसे यही सवाल पूछा जाता है, या तो कर्तृवाच्य देकर कर्मवाच्य पूछेगा, या तो कर्मवाच्य देकर के कर्तृवाच्य पूछेगा, या तो कर्तृवाच्य देकर के कर्मवाच्य पूछेगा, यही दोनों में से पूछता है। ठीक है साथियों, आप आइए, पूछ लिया यहाँ पे आपके सामने सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि अहम शिशु पश्यामि, ठीक है, मैं शिशु को देखता हूं। ये सवाल अहम है, अहम क्या है, ये प्रथमा का है, शिशुम द्वितीया का है, और क्रिया मान लीजिए कर्ता के अनुसार है, ठीक है। यहां पे अब इस वाक्य को क्या कहेंगे हम, इस वाक्य को क्या कहेंगे साथियों, कर्तृवाच्य कहेंगे। ये कौन सा वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है। क्या है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य यानी जहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, इसमें कई छात्र ऐसे हैं जो संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, वो अंग्रेजी के हैं, वो विज्ञान के हैं, ढेर सारे स्ट्रीम के छात्र हैं, और वो शौक बस संस्कृत विषय अपना दूसरी भाषा का चयन किए हैं। उनके लिए जरूरी ये बात बताना चाहता हूँ साथियों। अहम शिशु पश्याम, मैं बालक को देखता हूं या बच्चे को देखता हूं। पश्यामी, अहम पश्यामी, पश्याम क्या है, ये दृश्य धातु है। दृश्य माने देखना, देखने के अर्थ में जो धातु है उसका रूप बनता है पश्यामी। उत्तम पुरुष एक वचन में कभी आपसे सवाल पूछेगा पश्याम कहाँ का रूप है, पश्यामी, ये सवाल आपसे बन सकता है। हम इसी में से आपको सवाल बना दिए, पश्याम क्या है, पश्याम कहाँ का रूप साथियों है, ये लट लकार के उत्तम पुरुष के, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन का ये रूप है भाई। पश्याम पूछ दिया, अहम पश्याम, मैं देखता हूं। क्या देखता हूं, शिशुम पश्याम, बालक को देखता हूं। शिशु माने बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु माने छोटा बच्चा, हाँ, कुछ सालों का जो बच्चा उसको शिशु कहते हैं, ठीक है। तो अब पूछा इसका कर्मवाच्य क्या होगा साथियों। कर्तृवाच्य रहेगा तो एक, दो और क्रिया, ये तो इसके अनुसार रहेगी। और जब आप कर्मवाच्य बनाएंगे, हाँ रुकिए मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का। हाँ साथियों, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या होता है, दो बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य जो रहेगा, यानी जहां पे कर्तृवाच्य रहेगा वहां कर्ता क्या रहेगा, वहां कर्ता, कर्ता किसमें रहेगा, कर्ता में कौन सी विभक्ति रहेगी, कर्ता में, हाँ, कर्ता में प्रथमा विभक्ति रहेगी। कौन सा, प्रथमा माने मैं एक लिख रहा हूं, और कर्म में क्या रहेगा, द्वितीय रहेगी, यानी दो में लिख रहा हूं, ठीक है। बाकी क्रिया है ये आप जानते हैं आगे की बात, ठीक है, ये बात आप जान रहे हैं। ये तो कर्तृवाच्य में हो गया भाई। कर्तृवाच्य में ये बात बनेगी,
जब आप कर्मवाच में बनाएंगे, ध्यान से साथियों देखिएगा, बहुत कर्मवाच में सेम यही बात, तब यहां जो कर्ता है, यहां का कर्ता क्या रहेगा, और कर्म, कर्ता में यहां तृतीया तीसरी विभक्ति लगेगी और कर्म में यहां प्रथमा विभक्ति लगेगी, ये बात ठीक है। और कर्म में क्या होगा, इसके अनुसार यहां पे क्रिया रहेगी, कर्म के अनुसार क्रिया रहेगी, और यहां कर्तृवाच में कर्ता के अनुसार यहां पे क्रिया रहेगी। अब आप समझ गए कि इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बात हम आपको आराम से समझाएंगे। कर्तृवाच में कर्ता प्रधान, कर्मवाच में कर्म प्रधान, तो कर्तृवाच में कर्ता में प्रथमा लगेगा, कर्मवाच में प्रथमा तो लगेगा ही, क्रिया इसके अनुसार रहेगी, लेकिन यहां कर्ता में क्या रहेगा, तीसरी यानी तृतीया इसमें लगेगा। तृतीया कैसे लगेगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अहम है ना, ये अहम रूप चलता है, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम उस्मान, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मया अवाभ्याम अस्माभिः। ये हो गया भाई, आपने देखा वो प्रथम पुरुष ठीक है, नहीं प्रथमा यहां हो जाएगा क्या साथियों। अब आपको मैं रूप लिख के बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ पाए आप। ये प्रथमा का रूप है, कहां का, प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा वी माने विभक्ति, द्वितीया विभक्ति क्या है, द्वितीया विभक्ति, वी माने विभक्ति, और यहां तृतीया विभक्ति, तृतीया और विभक्ति को मैंने वी लिख दिया, ये विभक्ति समझिए, ठीक है। ये बात हो गई, ये द्वितीया हो गया, ये प्रथमा हो गया, ये तृतीया हो गया। अब ये कह रहा है कि जब हम कर्तृवाच है ना, ये अब कर्मवाच में परिवर्तित करना है, यानी ये वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है ये कर्तृवाच्य है आपका। ये कौन सा वाच्य है तो साथियों ये कर्तृवाच्य है, ठीक है, कर्तृवाच्य, क्योंकि पूछ क्या रहा है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में आपको बदलना है, यानी ये कर्तृवाच्य में है। तो जब कर्तृवाच्य में है तो कर्ता प्रथमा में है, ठीक, कर्म किसमें है, द्वितीया में है, ठीक है, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार यहां पे आके बैठ गई है, ठीक है। ये बात आप समझ गए थे। अब आपको कर्म बैठाना है। अब आपको ये कर्तृवाच्य आपने देख लिया, कर्मवाच्य में बदलने के लिए कह रहा है। तो जो एक है कर्ता, जहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, तो जब कर्मवाच्य बदलेंगे तो कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तीसरी। तो अगर यहां पे हम लोगों ने देखा कर्ता में प्रथमा विभक्ति में क्या बन रहा है, अहम बन रहा है, तो तृतीया में क्या बन जाएगा, मया बन जाएगा। बात समझ में आ रही है साथियों आपको? अगर आ रही हो तो हाँ करिएगा, और जरूर लाइक और कमेंट करिएगा कि हाँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अगर मेरी बात आपको समझ में साथियों आ रही है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको बताते रहेंगे ऐसे, क्योंकि परीक्षा में आपको करना है, परीक्षा में पढ़ना नहीं है। सिर्फ आप ऑनलाइन टीचर अकादमी पढ़ के चले जाइए और सवाल नहीं कर पाइए, ऐसा नहीं करना साथियों। आप यहाँ से पढ़ के जाइए और सारे सवालों को करके आपको आना है। पहला चैलेंज तो ये है। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर लिख के दीजिएगा। जब आप कर्तृवाच से कर्मवाच्य बनाते हैं तो यहाँ जहाँ कर्ता प्रथमा में है वहां कर्ता तृतीया में रहेगा, कर्म यहाँ द्वितीया में है, कर्म यहाँ प्रथमा में आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों सवाल क्या बन गया हमारा, मया। एक तो कर्ता यहाँ पे था अहम था, अब इसको हम तृतीया में कर दिए, कर्मवाच्य के आधार पर तृतीया में कर दिए कर्ता, तो तृतीया में मया हो गया। तो मया कहां बचा, दो जगह मया है। अब देखिए शिशुम में यहाँ पे सा पे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा सा पे, और ऊपर चंद्रबिंदी है। शिशु में द्वितीया विभक्ति कर यहाँ पे लगी है, तो शिशुम जो बराबर होगा वो तो नहीं होगा, तो शिशु यही है, शिशु यानी पहला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। साथियों इस सवाल में हमने इतना समय इसलिए लिया, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण था। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हिंदी में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, और निश्चित आएगा टेट में। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं हिंदी संस्कृत मिला के 2-3 सवाल इसमें से आता है। हिंदी में नहीं आया तो संस्कृत में आएगा, संस्कृत में नहीं आया तो हिंदी में आएगा।
लेकिन निश्चित तौर पे दोनों में आता है, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूं, व्याकरण की चीज है, आपको कक्षा में बताएंगे। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर हमें कमेंट करके साथियों बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हम पता तो पाए कि वास्तव में आपको हमारी बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप आइए देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल, पाणिना मुखम प्रक्षालयत, पाणिना कारक है। हाँ, तो आप, पाणी मतलब क्या है, पाणिना, हाँ, पाणिना मुखम प्रक्षालयत। ठीक है, पाणिना मुखम प्रक्षालयत पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा, पाणिना का कारक कौन सा है, पाणिना। ठीक है, हाँ, जल से मुंह को धोता है, पाणिना मुखम प्रक्षालयत, जल से मुख को धोता है, या पाणिना मुखम प्रक्षालयत, अपने मुंह को धुलता है, किससे, तो आपने पढ़ा होगा पहले कारक का, कारक आपने कैसे पढ़ा है, कारक का लक्षण, कारक आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने, क्या है, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, से के द्वारा, यानी पाणिना मुखम प्रक्षालयत, पाणिना से मुख को धोता है, से माने कारण, से के द्वारा, पाणिना के द्वारा मुंह धुलता है, पाणी से मुंह धुलता है, पाणिना के द्वारा मुंह धुलता है, के द्वारा मिला कि नहीं, तो करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, तो करण कारक यहां पे हो गया, सीधे 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 चीजें आपको मिल जा रही हैं साथियों। अगर आपको मिल रही है, हमारी कक्षा अच्छी लग रही है, तो आप निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ाइए साथियों, कमेंट करिए। अगर आपकी हमारी कक्षा आपको नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करिए, डिसलाइक करने का भी ऑप्शन आपके पास है, लाइक करने का भी आपके पास ऑप्शन है, सब्सक्राइब करने का भी आपके पास ऑप्शन है साथियों। आपको मैं हिंदी के साथ साथ, देखिए संस्कृत ही नहीं आपको पढ़ा रहा हूं साथियों, संस्कृत तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है, संस्कृत तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, साथ साथ हिंदी के भी जो व्याकरण के सवाल हैं, सर वैसे बहुत बेहतरीन पढ़ाते आपको हैं, लेकिन 2 बार हो जाता है, एक बार सर पढ़ाते हैं सुतीश सर, दूसरा मैं भी आपको पढ़ाता हूं, सवाल एक भी बाहर न जाए, यही प्रयास हमारी संस्था का है, यानी टीचर्स अकेडमी ये प्रयास कर रही है कि कोई भी सवाल आपसे बाहर न जाए। जब परीक्षा में आप बैठे तो आप 110, 120, 125 सवाल करके आइए, इसके बाद देखिए फिर आगे की बात क्या होती है। पाणिना मुखम प्रक्षालयत साथियों, कर्ण कारक हो गया, मैंने बताया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, सारी बातें आपके सामने आ चुकी है साथियों। ये देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। ठीक है, तो आइए अगला सवाल, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, अनुस्वार से पर सवर्णः, खैर आपके लिए नहीं, अनुस्वार पूछ रहा है। अब साथियों महत्वपूर्ण बात आके यहां पे रुकती है, क्या बात रुकती है भाई, आप जो हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, क्या कभी आपने एक बार भी सोचा कि का के बाद खा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए का है, नहीं आपने का लिखा, ठीक है, आपने लिखा का, आपने लिखा खा, आपने लिखा ग और लिखा घ और लिखा आपने अंगा, काखा गा घ अंगा, अंगा नहीं बल्कि उसको क्या पढ़ते हैं, ना पढ़ते हैं साथियों, ना, अंगा नहीं पढ़ते हैं बल्कि क्या पढ़ते हैं, ना पढ़ते हैं साथियों। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, थोड़ा हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज हमारे छात्र कहाँ गए हैं। आपके कमेंट आते तो थोड़ा उत्साह बनता है कि हमारे छात्रों द्वारा हमें कमेंट किया जा रहा है, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है आप हमें बताएंगे, तब तो हम आपको जान पाएंगे कि हाँ वास्तव में हमारी कक्षा में आपको क्या समझ में नहीं आया और हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको जो चाहिए वो आप पा ही नहीं रहे हैं, हम आपको अनावश्यक चीजें देते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं, अगर हमारी आवाज और कुछ नेटवर्क में समस्या आ रही हो वो भी आप हमको बताइए। काखा का घंगा और चाचा जा झाइया, ठीक है, आप ये सभी जानते हैं, टटा डडा तथा ददना पपा बबमा यारा लावा सा छत्रा ज्ञान, आपने पढ़ लिया भाई, सारी बातें आपने पढ़ ली। इन बातों को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता नहीं कि का के बाद खा क्यों है, का के बाद टा क्यों नहीं आ गया, ठीक है, का के बाद चा क्यों नहीं आ गया, और चा के बाद अड़ा क्यों नहीं आ गया, और अड़ा के बाद टा क्यों नहीं आ गया, ऐसा क्यों नहीं आया। क्योंकि देखिए साथियों जरूरी ये था, इसीलिए आया था हमारे सामने क्या, व्याकरण। अब आपके सामने एक सवाल और उठता है कि जब पहले ये सब पहले बैठा, पहले काखा का घा अंगा आया कि पहले
आयुड रिली के होंगे उच्च दीर्घ संधि स्वर संधि विसर्ग संधि आया। साथियों सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, आप हमसे जुड़ गए हो, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं साथियों, समय लग रहा है, लेकिन ये जानिएगा समय भले लग रहा है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। साथियों पहले मुर्गी है कि पहले अंडा, आज तक सवाल आपने यही पढ़ा होगा, आपने आज तक बहुत सुना होगा गांव में कि पहले मुर्गी पहले अंडा, पहले अंडा पहले मुर्गी। भाई अंडा ना होता तो मुर्गी कैसे, या मुर्गी है तो फिर अंडा, अंडा पहले कि मुर्गी पहले, कि मुर्गी पहले कि अंडा बाद में? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल पहले भी रहा, आज भी क्लियर नहीं हुआ कि पहले मुर्गी पहले अंडा। लेकिन साथियों भाषा में, हमारे भाषा में कुछ चीजें क्लियर है, हमारी भाषा में क्या है, कुछ चीज क्लियर है कि पहले क्या हुआ, पहले हमारे यहां भाषा बनी। क्या बनी साथियों? पहले भाषा बनी, इसके बाद व्याकरण आया। ये बात हमसे ध्यान रखिएगा, पहले क्या आई, भाषा आई। पहले छोटा बच्चा है, आप शिक्षक बनने साथियों जा रहे हैं, आप शिक्षक साथी हैं, आपसे मैं इतनी जरूर उम्मीद करता हूं कि आप ये सब बातें क्लियर जानते होंगे। एक छोटा बालक है, क्या पहले वो व्याकरण बोलता है, आयुड रिली क्यों उच्च या ह्रस्व स्वर दीर्घ प्लुत, है कि नहीं, या छोटी बड़ी वावल कॉन्सोनेंट बोलता है क्या? कभी कुछ नहीं बोलता है, वो पहले मतलब ऐसे अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक है। पहले वो नहीं जानता कि सही शब्द क्या है, छोटा सा क्या है, बड़ा सा क्या है, और आप तो ये भी कहते हैं पेटफड़वा सा क्या है। कई लोग ये भी हमारे साथी भाई लोग हैं, ये कहते हैं क्या है, ये पेट फड़वा सा, यानी इसका पेट फट गया है। अरे भाई इसको पेट फड़वा सा नहीं कहते हैं, इसको भाषा में कहते हैं मूर्धन्य सा, ठीक है। सा तीन तरह का होता है, ठीक है, शा शा और शा, ये तीन सा है भाई, इसके अलग अलग हैं, ये सा तीनों है, उच्चारण स्थान इसके अलग अलग हैं। कितनी वैज्ञानिकता है सभी सा, लेकिन उच्चारण स्थान अलग है। अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था कि पहले भाषा कि पहले व्याकरण, तो भाषा पहले आई इसके बाद व्याकरण। जैसे बच्चा पहले अलल बलल बोलता नहीं है और कुछ भी बोलता है, बाद में वो धीरे धीरे सुनते सुनते चीजें सही सही बोलने लगता है, यानी पहले भाषा आई होगी तब बाद में व्याकरण आया होगा, इस बात से आप जान लीजिए। वैसे पहले मुर्गी पहले अंडा, वैसे पहले भाषा के पहले व्याकरण, दोनों बातें एक साथ आपको मिलेगी साथियों। आप जुड़ चुके हैं, कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैं भी चाहूं तो सवाल ऐसे लेके आऊं, 20वां का दूसरा उच्चारण स्थान क्या होता है, खट से मारे निकल गए अगला सवाल, उससे आपको कोई फायदा नहीं है साथियों। 15 सवाल 20 सवाल 25 सवाल ही कराएंगे, लेकिन सारी बातों को आपको क्लियर करके यहां से जाएंगे, आप तक पूरी बात नहीं पहुंचेगी, वहीं हम रुक जाएंगे। हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करिएगा, निश्चित तौर पर लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा और साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि सबको लाभ मिल सके। और टीचर्स अकादमी का उद्देश्य भी यही है कि सारे बच्चों को लाभ मिले साथियों, यही मेरा प्रथम उद्देश्य है। आइए, तो का के बाद खा गा घा ंगा, का के बाद चा हो गया होता, ड़ा हो गया टा हो गया होता, क्यों हो गया होता? नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत वैज्ञानिकता हमारी भाषा में है, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, सबका एक उद्देश्य था कि हम लोग, ये उद्देश्य हमारी भाषा का था कि जो एक रास्ता होता है, जैसे एक परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं एक परिवार के माने जाते हैं, एक जीन्स के माने जाते हैं, उनका जो है जीन्स जो होता है वो एक ही होता है, ऐसा माना नहीं गया, वो वैज्ञानिक रूप से फिट बैठता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ शब्द ऐसे थे, का खा गा घंगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, हमारे भाषा में जो शब्द निकाले गए, जो शब्द हमारे लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो खास बात साथियों ये है, इसमें हमें वर्ण उच्चारण के आधार पे, यानी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान एक है, उसी आधार पे वो शब्द उठा के रख दिए गए। ये जब व्याकरण आया तब, व्याकरण के पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। उसी तरह साथियों हम लोग इसके हम लोग का चर्चा करते हैं अनुस्वार का उच्चारण स्थान। अब हिंदी में उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, आप हिंदी में भी पढ़ेंगे, संस्कृत में भी पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान, यानी जो प्रोनाउंसिएशन का जो स्थान है, जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, आ और छोटा और बड़ा, अक्कू माने का खा गा घंगा, और विसर्ग का स्थान क्या है? कंठ है। आप बोलिए, देखिए ये जहां पे है कंठ, कंठ माने गला, यहाँ यहीं पे आप हाथ रखिए, बोलिए आ क ख ग घ न विसर्ग आह, सारे जो शब्द हैं इसी गले के पास, यानी ये जितने वर्ण हैं ये जो कंठ से निकल रहे हैं, निकलने को सभी मुंह से निकलते हैं, लेकिन मुंह ये है, कंठ गला ये है, ठीक है, नासिका ये है, कुछ शब्द नासिका से निकलते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें पूछ रहा है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है ये पूछ लिया आपसे। अनुस्वार से
नासिका अनुस्वारस्य, संस्कृत में कहा गया अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार जैसे आंख नहीं है, आंख, आंख लिखते आप है ना, आंख थोड़ी लिखते हैं आप, जब भी लिखेंगे तो ये अनुस्वार, अनुस्वार या चंद्रबिंदी, इसको अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है, चंद्रबिंदी या अनुस्वार कहते हैं इसको। ऊपर चाहे इतना बड़ा करिए और चाहे आंख को इस तरह लिख लीजिए, तब भी वही हो गया। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। आप आंख कहते हैं कि आंख कहते हैं? अभी आंख कहिए, देखिए आंख, ये क्या हो गया, आंख, आ, तो ये कंठ से उच्चारण हो रहा है आंख का, आ का। और लेकिन अब अभी चंद्रबिंदी लगा देंगे इसमें, ठीक है, आप इसमें आप अनुस्वार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब आप यहाँ पे अनुस्वार लगा देंगे तो इसको क्या, कौन सा चिन्ह कहते हैं, अनुस्वार। तो इसको लगाने के बाद क्या कहेंगे, आंख है। क्या कहेंगे साथियों, आंख है। आ देखिए, मुंह बंद करिए, आंख कहिए, देखिए नाक से ना की आवाज आ रही है, आंख की आवाज आ रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, अनुस्वार का। अनुस्वार का क्या हो गया साथियों, नासिका। एक सूत्र कहता है नासिका अनुस्वारस्य, ये आपको बताएंगे हम, नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो नासिका का उच्चारण स्थान, ये अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। प्रायः नासिका से इसका उच्चारण स्थान होता है। साथियों आप हमें देख रहे हैं, कैसा हमारी कक्षा कैसी लग रही, सारी बातें हम आपको बताएंगे। सारंगिन धनंजय, यहाँ पे साथियों सारंगिन धनंजय होता है, क्या होता है, सारंगिन, ठीक है, सारंगिन धनंजय, सारंगिन धन जय, यही सब साथियों बनता है, सारंगिन धन जय। सारंगिन धन जय आपके सामने सवाल ये बन गया, और सवाल बनने के बाद साथियों हम आपके कमेंट थोड़ा देखना चाहेंगे। सारंगिन धन जय, सारंगिन जय बनता है। सारंगिन जय मतलब क्या होता है, हे विष्णु आपकी जय जयकार हो, हे विष्णु। सारंगिन जय किसको कहा गया, सारंगिन जय का मतलब कि हे विष्णु तुम्हारी जय हो, सारंगिन जय। सारंगिन ना को यहां हो जाता है, एक सूत्र आता है स्तोह इश्चुनास्यु, स्तोह इश्चुना। अब आप कहेंगे कि कैसे ये सब हो गया भाई। अब मैं बताना चाहूंगा, प्लस के पहले अगर सा हो या तवर्ग का कोई अक्षर हो और बाद में शा बड़ा शा हो और कोई चवर्ग का अक्षर हो, तो सा को क्या हो जाएगा, सा के बाद सा रहने पर, ता के बाद चवर्ग रहने पर सा और चा हो जा, चवर्ग हो जाता है। साथियों कहने का मतलब है ता को ना हो, ये ना है ना, ये ना को यहां हो जाएगा, तथा धा ना, ता है, ठीक है। अगर तवर्ग को क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। तो चवर्ग का आखिरी वर्ड क्या है, चाचा जा जा यहां है, और ता का क्या है, तथा धा ना है, तो ना के स्थान पे यहां हो जाएगा, यहां ना है, यहां क्या हो जाएगा, सारंगिन जय बन जाएगा, सारंगिन जय, सारंगिन जय, ठीक है, सारंगिन जय बन जाएगा। साथियों ये आपके सामने हमने उदाहरण देने का प्रयास किया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, सारंगिन जय बन जाता है, सच्चितः बन जाता है, क्या बन जाता है, सच्चितः, दो बार चा आधा, एक चा आधा चा पूरा चा, सच्चितः है, ठीक है। और इसमें रामश्चेते बन जाता है, क्या बनता है, रामश्चेते, रामश्चिनोति, रामश्चेते बन जाता है साथियों, रामश्चेते, रामश्चिनोति, ठीक है। ये सारी बातें आपकी, ठीक है, रामश्चिनोति, ये सारे वर्ड आपके बनते हैं, किससे बनते हैं, इसी से बनते हैं, सारंगिन जय ऐसे बनते हैं, सच्चित से, इसी सूत्र से बनते हैं। स्तो शुनाशु ये व्यंजन संधि है, हल संधि है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इश्चुत्व संधि, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इश्चुत्व संधि कहते हैं साथियों। तो सारंगिन धनंजय, सारंगिन जय यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ये सही मतलब फॉन्ट इसका नहीं रहा होगा सही, ये शब्द इस तरह होना चाहिए, सारंगिन जय, सारंगिन जय बनना चाहिए साथियों, ये विकल्प हमारा सही है। अगला सवाल देखिए, 22वां सवाल हमारा है, आपके सामने आ चुका है साथियों। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा साथियों, और हम जानना चाहेंगे कि हमारी कक्षा आपको कितनी अच्छी लगी। आप कमेंट के माध्यम से लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमें आप बताइएगा कि हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है। व्याकरण पद्धति को निम्न में किस अन्य नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण सवाल आ गया। आप बताइए, टेट में अगर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, तो क्या आपको लगता है कि सामान्य बात है? अगर सामान्य बात है तो व्याकरण पद्धति को निम्न में किस अन्य नाम से जाना जाता है? सामान्यीकरण, हर्बर्टीय पद्धति, पाठशाला पद्धति, विशेषीकरण। 4 शब्द आपके सामने आकर के खड़ा हो गया।
चारों शब्द आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा इसका अर्थ, भाई आप बता दीजिए क्या होगा इसका अर्थ। चारों विकल्पों में से क्या है? व्याकरण पद्धति को किस अन्य नाम, कोई अन्य नाम, जैसे आपका नाम है, आपका नाम है, आपका नाम है अपूर्व, आपका नाम है अक्षत, आपका नाम है जो भी नाम है अभय, आपका नाम है अजय, लेकिन घर का नाम पप्पू, गप्पू, टप्पू, इस तरह के नाम भी होते हैं। व्याकरण पद्धति में निम्न में से किस अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है? किसी अन्य नाम से भी व्याकरण यानी ग्रामर, व्याकरण का मतलब ग्रामर, क्या ग्रामर को केवल ग्रामर या व्याकरण थोड़ी होता है इसका नाम अन्य नाम भी जाना जाता है। क्या है? सामान्यीकरण, हर्बर्टी पद्धति, पाठशाला पद्धति, विशेषीकरण। चार विकल्प आपके सामने हैं, तो इसे क्या साथियों कहा गया? 22 नंबर का हमें उत्तर दीजिएगा। क्या है? सामान्यीकरण है, हर्बर्टी पद्धति है, पाठशाला पद्धति इसको कहा गया है। कौन सी पद्धति साथियों कहा गया? पाठशाला पद्धति कहा गया। पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली पद्धति क्या है? इसका अन्य नाम है। इतना भर सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें खास बात क्या होती है? शब्दान, और इसको एक कभी और पूछ सकता है, व्याकरण को और क्या कहते हैं? शब्दानुशासन, ठीक है। शब्दानुशासन किसको कहते हैं? व्याकरण पद्धति को, और व्याकरण को क्या कहते हैं? शब्दानुशासन कहते हैं। शब्द पर अनुशासन जब होगा, शब्द धन अनुशासन, शब्द, ठीक है, शब्द धन अनुशासन, शब्दानुशासन, शब्द धन अनुशासन, तो क्या बन जाएगा? शब्द माने वर्ड, पे अनुशासन करना, उस पे नियम कानून लगाना, क्या होता है? शब्दानुशासन है। यानी व्याकरण क्या करता है? कहता नहीं है छोटा आ को बड़ा हो जाए, जब यहाँ अ मिले तो बड़ा हो जाए। नियम है, कानून तो बना रहा है, टाइट कर रहा है नियमों को, ठीक है। खास बात यही साथियों आपको बताने का उद्देश्य हमारा है कि शब्दानुशासन यानी पाठशाला पद्धति, इससे व्याकरण क्या है। छोटे बच्चों को आप व्याकरण पढ़ाएंगे, छोटा बच्चा क्या कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आप व्याकरण पढ़ा सकते हैं? तो नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बच्चे क्या है? शब्द का अनुशासन। बालक क्या है? अनुकरण के द्वारा सीखता है, कॉपी करता है। जब आप छोटे बच्चों को देखेंगे, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल का बच्चा है, आपका अनुकरण करता है वो, उसको आप व्याकरण सिखाएंगे, जब ये हम आप नहीं पकड़ पाते हैं, छोटा बच्चा क्या पकड़ेगा? इसलिए साथियों आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, जरूरी ये पढ़ाने का उद्देश्य यही था। टेट आप पास करने जा रहे हैं संस्कृत विषय को लेकर के, भाषा को लेकर के, यानी भाषा की आपको समझ हो। जब आप विद्यालय में जाएं, प्राथमिक के बच्चे मिले, छोटे बच्चे मिले, उनके साथ किस तरह से आपको अट्रैक्ट होना है, व्याकरण पद्धति कौन सी है, किस व्याकरण की पद्धति से आपको बच्चों को पढ़ाना है, ताकि वो समझ पाए आपकी बातों को। साथियों जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा, पाठशाला पद्धति है, व्याकरण आपको बच्चों को पढ़ाना है, और जब आप पढ़ा रहे हैं, अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। व्याकरण के जो नीरस नियम होते हैं, भाई छोटे बच्चे के लिए नीरस नियम, उसको खिलौना चाहिए, साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, थार चाहिए, वो घूमेगा, टहलेगा, खेलेगा, उसको लॉलीपॉप चाहिए, बिस्किट चाहिए, उसको कहा क्या जरूरत है नियम कानून पढ़ने का? पाठशाला, हर्बर्टी पद्धति। इसलिए छोटा बच्चा है, कॉपी करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, अपने परिवार में सीखता है, उसका प्रथम विद्यालय परिवार होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं। जरूरी यह है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, कठिन और नीरस नियम वो नहीं पढ़ना चाहता है। हाँ जरूरी है कक्षा 6 से लेके 8वीं तक आप जाइए तो उनको थोड़ा बहुत, कक्षा 6 से लेके 6 तक आते आते बच्चों में व्याकरण के सरल नियम बताने चाहिए, ताकि उनका शिक्षा पे, यानी जो व्याकरण है, कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी में नहीं, जो जूनियर में प्रवेश कर जाएगा, तो आपको खास बात है, उस समय ध्यान रखने वाली बात है, शिक्षक ये ध्यान दें कि बच्चों को सरल नियम बताएं, जैसे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, बताने का कोशिश करें। आए नहीं आए वाला की बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और खास बात और है, बालक संज्ञा सर्वनाम में भेद उपभेद को समझ पाए। 7वें 8वें में इन भेदों को भी समझाने की कोशिश, 7वें 8वें की बात, 6 में केवल बताइए संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, छोटी छोटी बातों को, ठीक है। लेकिन जब वो 7वें 8वें पहुंच जाए, तब आप उस पर ध्यान दीजिए। अब उसको बताना है कि इसके भेद प्रभेद कितने हैं, संज्ञा कितने हैं, विशेषण कितने हैं, ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं, इनके कितने भेदों पे भेद है, सारी बातों का बताएंगे। साथियों एक चीज में हमें कई चीजों की चर्चा कर दिया कि व्याकरण पद्धति अगर आपको प्राइमरी में पढ़ाना होगा तो जरूरी ये है, बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, उनको नीरस नियम लेके आएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और कक्षा 6 में जब पहुंचेंगे वो, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाइएगा। क्या पढ़ाइएगा? ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। इसीलिए टेट पास करवाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 यही तो चाहती है, एनईपी 2020 यही चाह रही है कि आपको अगर ग्रामर पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना है, तो जरूरी ये है कि किस तरह पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है,
छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि डंडा लेकर के मारना शुरू करिए। खैर अब तो नई शिक्षा नीति में सब कुछ खत्म हो गया है, मारना पीटना है ही नहीं, रह ही नहीं गया। पुरानी पद्धति में था, कुछ मायने में अच्छा भी था और ज्यादा मायनों में खराब भी था, लेकिन ठीक है, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। निम्न में कौन सा वाणी का स्वरूप है? वाणी का स्वरूप नहीं है वैखरी, पश्यंती, परा, उत्तमा। वाणी का स्वरूप नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्पों का दोस्तों सहारा लेते हुए आप हमें बताइएगा हमारी कक्षा कैसी लग रही है। आपको सिर्फ सवाल बताने नहीं आया हूं साथियों, अगर आप शिक्षक बनने, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं आप सारे लोग शिक्षक बनने कि बिल्कुल कगार पे हैं। आप टेट पास करिए। टेट पास करने के बाद आपको व्याकरण कैसे पढ़ाना है, काव्य कैसे पढ़ाना है, हिंदी कैसे पढ़ानी है, गणित कैसे पढ़ानी है, सारी बातें हमारी जो संस्था, हमारी जो यहाँ की टीम है, जो टीचर्स अकेडमी की जो टीम है, एक सशक्त माध्यम से आपके सामने बिल्कुल समावेशी तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, व्यवस्थित रूप से बताने का प्रयास कर रही है। वैखरी है, पश्यंती है, परा है, उत्तमा है। 4 विकल्प आपके सामने है। चारों विकल्पों में से विकल्प का चयन करते हुए हमें आप जवाब दीजिएगा। कैसी कक्षा लगी साथियों, जरूर लाइक कमेंट करिएगा। इससे ये जाहिर होता है कि हमारी कक्षा वास्तव में आपके लाभप्रद हो रही है। जानना मेरा उद्देश्य सिर्फ है, लाइक और कमेंट के माध्यम से हम इतना जान पाते हैं कि हमारी कक्षा आप तक सही पहुंची और हमारी कक्षा आपके लिए उपयोगी हुई। शिक्षक बनने की राह में आपके साथ साथ चल रही हैं। साथियों आइए, पश्यंती, वैखरी, पश्यंती, परा और उत्तमा, चारों में से कौन सा नहीं है, यही सवाल आपसे पूछ दिया गया। और इसमें खास बात साथियों क्या है, हाँ यहाँ पे साथियों क्या है कि प्राचीन वैदिक काल में ऋषियों ने वाणी को कई भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। उसमें वैखरी थी, पश्यंती थी, परा थी, उत्तमा नाम की कोई ऐसी वाणी नहीं थी, ऐसा माना गया है। चारों विकल्पों में से उत्तमा नहीं थी। वैदिक काल में ऋषियों द्वारा बांटा गया था कुछ इस तरह की वाणी के भेदों पर भेद माने गए थे, उसके सब डिविजन्स किए गए थे, उसके डिवीजन किए गए, सब डिवीजन किए गए। तो इन सब बातों को साथियों संस्कृत में डिवीजन बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ढेर सारे छात्र होंगे, भेदों पर भेद, भेद प्रभेद कहने पे शायद थोड़ा उनको दिक्कत आए। इसमें कई छात्र ऐसे होंगे जो इंग्लिश माध्यम के होंगे, कई छात्र ऐसे होंगे जो विज्ञान वर्ग के होंगे, कॉमर्स के होंगे, उनको भेद प्रभेद, भेद भेद नहीं जान उतना क्लियर ना हो पाए। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है व्याकरण, अगर आपको पढ़ाना है। अब आपसे पूछा गया टेट में सवाल पूछने का उद्देश्य संस्था द्वारा क्या है। टेट में अगर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो उसका विशेष क्या है, प्रयोजन, पूछने का उद्देश्य क्या है, क्या आपने कभी ये सोचा? सोचने की बात है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण शिक्षक की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, मुख्य विधि कौन है? मुख्य विधि माने उत्तम विधि, ठीक है। उत्तम विधि जो बच्चों को, उत्तम मतलब वही होता है जो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, वही उत्तम विधि है। अब आपने पढ़ा है, आगमन पढ़ा है, निगमन पढ़ा है, ढेर सारी चीजों को आपने पढ़ रखा है भाई। तो आप बताइए कैसे आप पढ़ेंगे? ज्ञात से अज्ञात या ज्ञात से अज्ञात या नियम से उदाहरण, ठीक है। नियम से उदाहरण ये उचित है, नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे या उदाहरण से नियम की तरफ आएंगे, उदाहरण से नियम की तरफ आएंगे, ये चीजें। अब इसको क्या कहते हैं, इसको नियम से उदाहरण को क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। और उदाहरण से नियम को क्या कहते हैं साथियों, आगमन विधि कहते हैं। इसको ज्ञात से अज्ञात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, है ना। सारी बातें आपने पढ़ी होंगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। आप सारी बातों को आप जानते होंगे साथियों। ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, यहां क्या साथियों है, सरल से कठिन, सरल से कठिन की ओर। ये ज्यादा उचित है तीनों में से, ये ज्यादा उचित है नियम से उदाहरण, ठीक है। अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, कठिन से सरल, ये तीन का ग्रुप हमने बनाया है। क्या आपको नियम समझ में आ रहे हैं? नहीं, ये वाला नहीं है, यहां से यहां तक है, ठीक है साथियों। ये आपको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए ना। हाँ, अब बताइए ये वाला पेयर आपको सही लग रहा है कि ये वाला पेयर आपको सही लग रहा है, ये हमको बताइए। निगमन विधि की आगमन विधि साथियों, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं आगमन निगमन विधि, आगमन विधि, चारों विकल्पों में से एक विकल्प का अगर आपको चयन करना होगा तो मेरा मानना है आप जरूर इसका चयन करिएगा साथियों। आगमन निगमन विधि का तो हैया है, मुख्य विधि तो दोनों है, लेकिन इसमें हम आगमन विधि का ही चयन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है साथियों। हमारी कक्षा कैसी आपको लग रही है, आप हमें जरूर कमेंट करें, और इसलिए कमेंट करें कि हम ज्यादा चाहते हैं कि वास्तव में आप हमारे सवालों का जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आइए अगला सवाल, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? उनके कॉन्सेप्ट, अवधारणा माने कॉन्सेप्ट, क्या है? कॉन्सेप्ट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स को
बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तथ्यात्मक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे करके, तथ्यात्मक जानकारी दे करके, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड दे करके, सूचना देकर याद करने है कह करके, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर के, यही सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपके सामने आ गया है साथियों। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही हो तो आप हमें जरूर कमेंट करिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में हमारी कक्षा कैसी लगी। मातृभाषा को सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है साथियों, ये आपसे पूछ दिया गया, अब आप हमें जवाब दे दीजिए। मातृभाषा को सीखने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? मातृभाषा को बच्चा कैसे सीखता है? आप कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के टेस्ट को देने जा रहे हैं, बच्चा सीखता कैसे है? पहले क्या बच्चा पहले बोलता है, पहले सुनता है, पहले पढ़ता है, बोलना लिखना, चारों विकल्पों में से आपके सामने है। आप बता दीजिए क्या होगा सबसे पहले साथियों, इसका उत्तर क्या हो रहा है आप बताइए। सवाल नंबर 26 आपके सामने खड़ा है, 26 नंबर आप बता दीजिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। साथियों पहले लिसनिंग करता है, फिर पहले सुनता है, देखिए छोटा बच्चा, इसके बाद वो आकर के बोलना शुरू करता है थोड़ा बहुत है, इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करता है, लास्ट में वो लिखना शुरू करता है। ABCD पहले वो पढ़ना जान जाता है, ए है, बी है, सी है, बाद में लिखने का प्रयास करता है। ए विकल्प हमारा सही है। दूसरा, देवता शब्द आपसे बताया था, देव शब्द में तल प्रत्यय से देवधन, तल, धन, टाप, ठीक है। ये बहुत कठिन सवाल पूछेगा तब आपसे पूछेगा इतने, ये देवता जो शब्द बनता है, देव, धन, तल, धन, टाप मिलकर क्या बनता है? देवता। देवता शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है साथियों? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। आपसे बहुत कठिन सवाल पूछा गया था, ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल था, स्त्रीलिंग शब्द था। देवता में पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय है? देवता कैसे बनता है? देव में एक प्रत्यय लगता है, तल प्रत्यय, ठीक है, तल, इसके बाद इसमें टाप, दो प्रत्यय लगेगा, तब बनता है क्या? देव शब्द है, इसमें तल प्रत्यय लगा, धनटाप प्रत्यय लगा, बराबर क्या बन गया? देवता। और देवता शब्द कहने में देवता लगता है, लेकिन ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है साथियों। ये बार बार पूछा गया शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल आ गया आपके सामने, कह रहा है कि 53 को संस्कृत में क्या कहेंगे? जैसे 55 को, 53 को 3 लिखिए, ठीक है, 53, 53, 53, 53, आपसे पूछ दिया आपसे सवाल। अब आप बता दीजिए इसका क्या होगा साथियों। 50, 1, 50, 2, 50, 3, 53, 53, ठीक है। 20, 1, 20, 2, 20, 3, 23, तो 53 साथियों, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा मिल रहा है। 3 माने 3, 50 माने 50, यानी 3 और 50, 53 हो गया। 50, 3, 53, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं साथियों। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं कोयल को? कोकिल, चकोरा है, गरुड़ा है, वायस है, पिका है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। और आपको सवाल हमारे कैसे लग रहे हैं साथियों, जरूर बताइएगा। आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथियों तक बढ़ाइए और बताइए कि वास्तव में सवाल हमें अच्छे लगे हैं साथियों। आइए बताइए, चकोरा है, गरुड़ा है, वायस है, पिका है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और पूछ लिया आपसे कौन सा सही होगा। चकोर तो संस्कृत में, कोयल को संस्कृत में कहते हैं, चकोर नहीं कहते हैं, गरुड़ नहीं कहते हैं, वायस नहीं कहते हैं, पिका है कहते हैं साथियों। डी विकल्प हमारा सही है। अंगुली का वाचक संस्कृत वाक्य शब्द है अंगुली, पैर का पाद कहते हैं, ठीक है। और इसमें पूछ दिया आपसे अंगुली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों इसको? अंगुली का वाचक यानी अंगुली को इंगित करने वाला, इंडिकेट करने वाला शब्द कौन है? करतलम। करतलम माने हथेली होता है साथियों, हथेली, ठीक है। करह, करह माने हाथ, पूरा यहां से यहां तक। कर शाखा, स्कंधा माने कंधा, और कर शाखा यही होता है आपको साथियों। कर शाखा, कर माने हाथ की शाखाएं, क्या है ये सब है? जैसे पेड़ है, पेड़ की इसे मान लीजिए डाल, ये पेड़ है, इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, तो कर शाखा, कर माने हाथ, शाखा माने ब्रांचेज, यानी कर की जो शाखाएं हैं वो है साथियों कर शाखा। हमारा विकल्प यहीं तक था, हमारा सवाल यहीं तक था साथियों। आज की कक्षा यहीं तक। हमारी कक्षा कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पे साथियों ये मान के चलिए, संस्कृत विषय में सिर्फ आपको संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि अन्य विषयों को भी हम आपको पढ़ा रहे हैं साथियों, खास करके हिंदी को, और आप हिंदी संस्कृत एक साथ पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल से मिलते हैं। नमो नमः।